हेलो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब अच्छे हो? मस्त हो? तो हमारा लेक्चर चल रहा था कौन सा, सॉलिड स्टेट, और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, सॉलिड स्टेट। और आज हम सॉलिड स्टेट के 6 नंबर लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा था कि अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही देख रहे थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इनको अट्रैक्शन फोर्स और अवयव कणों के प्रकृति के आधार पर कितने 4 पार्ट में डिवाइड किए, और हमने 3 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? पहला मॉलिक्यूलर पढ़ लिया, इसको 3 टाइप में पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा कौन सा, हमारा आयोनिक सॉलिड। फिर हमने हमारा पढ़ा कौन सा, मेटेलिक। और आज हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर? कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इनमें से हीरा और इसका डायमंड और ग्रेफाइट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो आते हैं हमारे किस पे, कोवैलेंट सॉलिड पे। तो आओ कोवैलेंट सॉलिड को पढ़ते हैं। क्लियर? कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड को पढ़ते हैं। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। जैसे हमने कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बात की, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए इनमें अवयवी कण कौन है। तो हम बात करते हैं इनमें अवयवी कण कौन से होंगे। तो बात करें अवयवी कण कौन से होंगे, इनमें ए धातु परमाणु होंगे। यानी इनमें अवयवी कण ए धातु परमाणु, अवयवी कण ए धातु परमाणु होते हैं। क्लियर? ए धातु परमाणु होते हैं, पहली बात सहसंयोजक ठोस की पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इनमें बंध कौन से होगा, है ना। तो लिखेंगे कि ए धातु परमाणु अवयवी कण है, ए धातु परमाणु परस्पर कौन सा बंध से जुड़ेंगे, परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा, बंध द्वारा बंधित होते। किस बंध द्वारा बंधित होते हैं? परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे ए धातु परमाणु इस प्रबल सहसंयोजक बंध से बंधित होकर जटिल नेटवर्क वाले ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस जटिल नेटवर्क के निर्माण के कारण इन्हें कौन सा बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। इन्हें कौन सा बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क क्यों बनता है, क्योंकि इनके मध्य कौन सा, प्रबल सहसंयोजक बंध बनता है, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या नाम दिया गया, नेटवर्क सॉलिड। क्लियर? चौथा नंबर पॉइंट की बात करेंगे इनके। अब इनमें जो बंध की बात करें, इनमें
सहसंयोजक बंध, जकबंध कैसा होता है? दिशात्मक होता है। मैंने बताया था सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध दिशात्मक, कारण भी बताया था, दिशात्मक होते हैं अतः अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टलों में व्यवस्थित है। अतः अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टलों में व्यवस्थित होते हैं। देखो क्या क्या देखा, तो आए बात करें। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ही कोवलेंट सॉलिड पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध ठोस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना क्या चाहिए? उसमें अवयवीकरण, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन का आधार भी कौन था? अवयवीकरण और उनके मध्य लगने वाला बंध। तो सबसे पहले अवयवीकरण, इसमें अवयवीकरण कौन सा था? ए धातु परमाणु, यानी सहसंयोजक ठोस में अवयवीकरण ए धातु परमाणु होते हैं। फिर उसके बाद में इसकी बंधन की बात करें तो अवयवीकरण किससे बंधित होते हैं? तो अवयवीकरण कौन हो गए? ए धातु परमाणु। मैं बोलूंगा ए धातु परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं। अब तीसरी बात, इन्हें नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ए धातु परमाणु इस प्रबल सहसंयोजक बंध से बंधित होकर जटिल नेटवर्क वाले ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्लियर? अब ये एक निश्चित क्रिस्टल व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। कौन से? सहसंयोजक ठोस। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं? दिशात्मक होते हैं। अतः अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टलों में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? अब इनके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा क्वार्ट्ज, चौथा सिलिकॉन कार्बाइड, पांचवा सिलिका SiO2, छठा फुलरीन लिख सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। फुलरीन, ये सब कौन से हैं? कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल। और अब आपके बुक में दो चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया, कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट को। तो हम पढ़ेंगे किसको अब? हीरे और ग्रेफाइट को। किसमें? कोवलेंट सॉलिड में। तो आते हैं हीरे में। क्लियर? आते हैं हीरे, डायमंड। तो अब आते हैं हीरे पे, डायमंड। हीरा बात करते हैं। तो देखो हीरे में क्या होता है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? अन्य 4 कार्बन से। और 4 कार्बन से जुड़ के कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा? यह सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर? सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ेगा। ऐसे इसकी व्यवस्था होती है। तो इस पहले पॉइंट को मैं ऐसे लिखूंगा कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध से बंधित होकर दृढ़ त्रिविमीय चतुष्फलकीय व्यवस्था में
व्यवस्थित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हीरे की क्या है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर सहसूचक बंध बनाता है और ये सहसूचक बंध से बंधित होकर दृढ़ त्रिविमीय 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। अब बात करें चतुष्फलकीय व्यवस्था क्यों होती है, इसके कारण है इसका संकरण, तो वो भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कौन सा दूसरा पॉइंट देखेंगे? दूसरा पॉइंट हीरे में कितने सहसूचक बंध कितने बनाता है? 4 कार्बन के साथ बना रहा है, एक कार्बन तो 4 सहसूचक बंध बन रहे एक कार्बन, तो हीरे में 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। कितने? 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हीरा कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। चौथा पॉइंट हीरे के लिए, हीरा वैद्युत का कुचालक होता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है ये भी बात करेंगे। पांचवा, हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित होता है। 6 नंबर पॉइंट, हीरे का गलनांक चतुष्फलकीय त्रिविमीय चतुष्फलकीय हीरे का गलनांक त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना के कारण उच्च होता है और लगभग कितना 3600 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है 3550। आप कहीं 3550 कहीं 3600, तो कितना होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? 7 नंबर पॉइंट क्या 6 हो गए। 7 नंबर पॉइंट, अतः इतना ज्यादा टेम्परेचर है इसका चतुष्फलकीय संरचना के कारण उच्च होता है। 7 नंबर, इस उच्च गलनांक के कारण हीरा क्या होता है? हीरा कठोरतम हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोरतम पदार्थ है उच्च गलनांक के कारण। 8 नंबर, इनका उपयोग के बारे में बात करेंगे। इनका उपयोग कहां लेते हैं? तो हीरा ज्वेलरी में है ना, हीरे को काटने में, हीरे को भी काट सकता है, कांच को काटने में, और ग्रामोफोन में यूज होता है। ग्रामोफोन देखा होगा पुरानी मूवियों में, जो गाने चलते हैं बड़ा सा, उसके ऊपर एक निब सी लगी होती है जहां पे वो टच करते ही गाना चलता है, उसे क्या बोलते हैं? वो किसकी बनी होती है? वो ग्रामोफोन होता है। और ग्रामोफोन में वो निब होती है, वो किसकी बनी होती है? हीरे की बनी होती है। तो ये हुआ हीरे की बारे में बात। अब आते हैं हीरे की संरचना, जिससे हम क्या सीख सके कि डायमंड के संकरण को समझ सके और इसकी व्यवस्था को समझ सके। ये तो लिखना आसान है, पर आगे जब डायग्राम आता है तो हम क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो देखते हैं, डायग्राम बड़ा इजी है हीरे का। तो हीरे में क्या है? तो पहली लाइन कि प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर सहसूचक बंध बनाता है। तो देखते हैं, ये कार्बन है और ये कार्बन, ये कार्बन। अब ये वाला सेंटर वाला कार्बन को मैं एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सेंटर का ये मान लेता हूं, ये कार्बन मान लिया,
सेंटर का अलग अलग से। ये कार्बन, प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से, अन्य 4 कार्बन से जुड़ेंगे। तो लो जोड़ दो अन्य 4 कार्बन, 1 2 3 और ये हमारा चौथा कार्बन। क्लियर। अब ये भी प्रत्येक कार्बन किसे, अन्य 4 कार्बन से जुड़ेंगे, तो जोड़ देते। ये लो 1, ये लो दूसरा, है ना। इस कार्बन को, ये वाला सेंटर, अब इनको क्या बोलते हैं, अलग कलर से रिप्रेजेंट करते। ये सेंटर कार्बन हो गए। ऐसे ही यही अन्य 4 कार्बन से जुड़ेगा, ये लो, ये लो। क्लियर। अब ये कार्बन से जुड़ा, ये इधर, ये इधर, 4 कार्बन से जुड़ गया। ये वाला ऐसे ऐसे और ऐसे जुड़ गया, ये होगा। क्लियर। अब ये नए कार्बन बन गए। अब ये कार्बन ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इन्हें वापस, ये लो 1 2, ये लो 1, लो 2, ये लो 3, ये लो 3, जुड़ रहे हैं। ये लो 1, ऐसे। तो ऐसे क्या बनती जाएगी, एरे की स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो ये क्या बना हमारे पास, डायमंड का डायग्राम। आराम से, हमें कुछ नहीं करना है कि प्रत्येक कार्बन को अन्य 4 कार्बन से जोड़ते जाना है और आगे स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अब इसको वापस ऐसे लेते जाओ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये ऐसे लो। ये ऐसे आगे हीरे की स्ट्रक्चर आगे बनती जाएगी। क्लियर है। इसको भी कर देते हैं, ये लो वापस, ये लो वापस, ऐसे हीरे की स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम डायमंड की स्ट्रक्चर होगी। बड़ी आसान सी है डायमंड की स्ट्रक्चर बनानी। तो ये हमारे पास डायमंड की स्ट्रक्चर होगी। ओके। आप, मैंने बीच में क्या कर दिया कि एक ही कलर यूज कर लिया, अब आप डिफरेंट कलर से भी इसे बना सकते हो। तो ये हो गई हमारे पास डायमंड की स्ट्रक्चर। डायमंड बड़ा इजी है बनाना। अब आते हैं डायमंड के पास हमारा अगला ग्रेफाइट को। क्लियर। डायमंड कंप्लीट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमंड में क्या था कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। पर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है कि प्रत्येक ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है। षटकोणीय वलय के रूप में
व्यवस्थित होता है। तो कुछ इसके डायग्राम कुछ देखते हैं, इधर बनाते हैं कि ये देखो, ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ेगा, कितने कार्बन से जुड़ेगा, अन्य 3 कार्बन से जुड़ेगा। तो ये एक, ये कार्बन माना कोई, ये एक, ये 2 और ये तीसरा हो गया। ये कार्बन एक बार इसे सेंटर कार्बन मान लूं, और कितने कार्बन से जुड़ा, 3 कार्बन से। ये कार्बन, अब ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 कार्बन से। तो जोड़ते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया, हो गए। ये भी कितने से जुड़ेगा भाई साहब, ये भी 3 से जुड़ेगा। जोड़ते हैं, इन्हें कलर कर देता हूं थोड़ा। ये भी कितने से जुड़ेगा, 3 से। तो जोड़ते हैं, 1 2 और ये तीसरा। अब ये भी कितने से जुड़ेगा, ये भी कितने से जुड़ेगा, 3 से। तो 1 से जुड़ा है, दूसरा इधर और तीसरा इधर। ये भी कितने से जुड़ेगा, ये भी 3 से जुड़ेगा। तो ये ऐसे जुड़ा, फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ। आगे ऐसे श्रृंखला चलती जाएगी। तो मैं पूरा बना रहा हूं एकदम लेयर फॉर्म में, ये ऐसे जुड़ते जाएंगे। जैसे जुड़ता जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा। इस तरह से मैं पूरी एकदम लेयर फॉर्म में बड़ी संरचना बना रहा हूं, ताकि अगला पॉइंट आपको समझ आ जाए। ऐसे जुड़ता जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा। ऐसे जुड़ता जाएगा। इस तरह से ये क्या होता जाएगा, आगे बनती जाएगी। ऐसे स्ट्रक्चर बनती जाएगी। क्लियर। अब देखो, ये थी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। अब थोड़ा और बना देता हूं। ऐसे। अब देखो, ये कार्बन, तो कितने कार्बन, इसकी बात करें, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब ये 3 तो कौन से बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये मान लो कि यहां पे इसने क्या बनाया है, कि पाई बॉन्ड बनाया। क्लियर। ये वाला क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। अब ये पाई बॉन्ड है, तो इसको एक को छोड़ के अगला क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसको छोड़ के ये अगला क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ताकि अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सके। ये क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ऐसे ही देख लो, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, तो इसको छोड़ के ये वाला कौन होगा, पाई होगा। ये वाला कौन सा होगा, पाई होगा। ये वाला कौन सा होगा, पाई होगा। ऐसे ही ये पाई, तो इसको ये छोड़ के ये पाई, फिर ये पाई, फिर वापस ये पाई। क्लियर। फिर ये पाई वापस, ऐसे चलता रहेगा। फिर इसको छोड़ के ये, एक को छोड़ के ये वाला पाई, वापस ये, सॉरी, अब ये हो गया, ये पाई, तो वापस ये पाई, वापस ये अल्टरनेट में चलता जाएगा। ये वाला ये पाई, ये वाला ये पाई। क्लियर। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगी। यानी कि ग्रेफाइट में मैं क्या लिखूंगा, कि ग्रेफाइट में, दूसरा पॉइंट, ग्रेफाइट में 3 सिग्मा बंद तथा 1 पाई बंद पाया, 1 पाई बंद पाया जाता है। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अब देखो, उसमें कितने थे,
चार कौन से थे, सिग्मा और 0 पाई था, पर यहाँ पे 3 कौन है, सिग्मा 1 पाई है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं कि उसकी तरह इतने मजबूत नहीं हो पाते हीरे की तरफ ये, तो ये फिर क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट कैसे होता है, ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। क्लियर। फिर 4 नंबर पॉइंट, ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, चालक होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब अच्छे चालक, तो हमने पढ़ा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, पर नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्टिंग क्या होती है, इसको देखेंगे। और इसी को ये क्या बोलते हैं, रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, अनुनाद होता है। कैसे, देखो ये क्या करता है कि ये पाई बॉन्ड फ्री है, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला 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 जाएगा, तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इस पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि कौन होते हैं अच्छे चालन के लिए उत्तरदायी, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई बॉन्ड पेयर, जिसके कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर। तो विद्युत के सुचालकता के कारण क्या है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बंध का विस्थानीकृतकरण। क्लियर। 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट क्या है, 5 नंबर पॉइंट कि ग्रेफाइट में ये षटकोणीय वलय हैं, ग्रेफाइट में षटकोणीय वलय आपस में व्यवस्थित होकर परतीय संरचना का निर्माण करती है। यानी कि ग्रेफाइट की जो षटकोणीय वलय है ये आपस में ऐसे व्यवस्थित होकर एक परत के रूप में, एक लेयर के फॉर्म में निर्मित होती है। इस लेयर के नीचे दूसरे ग्रेफाइट की लेयर आएगी, इसके नीचे तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे ऐसे ग्रेफाइट की लेयर आती जाएगी जो आपस में वान डर वाल्स बल से जुड़ी रहेगी। तो छठे है ना, तो प्रत्येक षटकोणीय परतीय व्यवस्था दूसरे षटकोणीय परतीय व्यवस्था पर वान डर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर। ये दूसरी व्यवस्था से क्या होती है कि ये वान डर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है। इसके कारण ये क्या होगा कि ये परतें एक दूसरे पे क्या हो सकती है, फिसल सकती है। तो अगला पॉइंट, इस दुर्बल वान डर वाल्स बल के कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है अतः ग्रेफाइट को शुष्क संहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। तो ये हमारी फाइनल लाइन हो गई। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा था ग्रेफाइट को, और कल हम पढ़ेंगे किसको, यूनिट सेल को, क्रिस्टल लैटिस को, और आगे इसको पढ़ेंगे। तो क्लियर है। तो आज हमारा हो गया।